क्लास 10th के विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात सांख्यिकी। जो भी जुड़ने हैं वो जल्दी से जल्द जुड़ जाए। अपन टाइम ऐसे ही समय हमारा ऊपर हो रहा है, 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, और हो चुके हैं। जो भी जुड़ने हैं वो जुड़ जाए जल्दी से। हम पढ़ना शुरू करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं वो आप ध्यान दें, कक्षा 9 के अंदर हम पढ़ चुके हैं सांख्यिकी के बारे में। हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ चुके हैं। सांख्यिकी में क्या पढ़ा अपने, ध्यान देना। सांख्यिकी, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। सांख्यिकी देखिए किस प्रकार से अपन 9th क्लास में अपन काफी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सांख्यिकी, सांख्यिकी, ये योगेश, क्या प्रॉब्लम है भाई? इसको व्हाइट बोर्ड पर क्यों कर रहे हो? कैसे क्यों घुमा रहे हो इधर उधर? ये हाँ, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया सर। ये देखो घूम रहा है बार, वीडियो को आप घुमा रहे हो, ठीक है ना? बार बार ये कर रहे हो, ठीक है? आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही, लेकिन सर मैंने कुछ किया ही नहीं, 2 बार आपने बोल दिया। हाँ, वो जरा योगेश नाम को व्हाइट बोर्ड पर घुमा रहे हो, ऐसे लग रहा है ये। चलो कोई ना। फोन साइड में रख के लिख रहा था। अच्छा कोई ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। हाँ, आ रही। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं। क्लास जुड़ने वाले वो जुड़ जाएगी, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, हम इसके अंदर पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे। ऐसे आप सभी सांख्यिकी क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हो आप अच्छी तरह से। फिर भी एक बार थोड़ा सा 9th क्लास का मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूं। मैं सांख्यिकी के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा? आपने आपने आंकड़ों के बारे में पढ़ा। उन आंकड़ों का सारणीकरण, सारणीकरण पढ़ा। उन आंकड़ों से विभिन्न प्रकार की संचय बारंबारता सारणी बनाना पड़ा आपने। संचय बारंबारता और बारंबारता सारणी बनाना भी पड़ा आपने। बारंबारता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ये सभी आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके आप। ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि सांख्यिकी होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम देखिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं। उन आंकड़ों को एक प्रतिनिधित्व करने वाले न तो कम हो और न ही ज्यादा हो, बीच का एक आंकड़ा ले अपन। जैसे मैं यहां संख्या लिखूं, मैं 8, 12, 5, 15, 20, 3, 7 है। अब ये आंकड़े, इन आंकड़ों के एक ऐसा आंकड़ा हमें लेना है कि एक सभी को प्रतिनिधित्व करे। छोटे, सबसे कम से कम जो आंकड़ा हमारे पास है ये 3, सबसे छोटा आंकड़ा है ये 3, और सबसे बड़ा है 20। तो 3 और 20 के बीच में एक ऐसा आंकड़ा हमें लेना है कि वो न्यूनतम को भी प्रदर्शित करे, रिप्रेजेंट करे, और अधिकतम को भी रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा आंकड़ा हमें आंकड़ा, तो ऐसे आंकड़े चुनने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाएंगे। ये ध्यान दें इस बात को, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हो सकते हैं। हम ये इसके बारे में जानने की कोशिश हम जानेंगे। अब इनमें देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के हमें अंतर्गत क्या क्या देखेंगे अपन, कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे। एक तो सबसे पहला होगा माध्य। माध्य जिसे हम छोटी कक्षा में 6, 7, 8 में अपन पढ़ चुके हैं।
औसत के बारे में आप ये तो सभी जानते होंगे, औसत क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत मुझे पूछें, आप अपना हैंड्स ऑन करें और फिर अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तुरंत। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना अपन, आप पूछोगे तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे तुरंत पूछ ले, हाँ मैं आपको जवाब दूंगा मैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं माध्य औसत। औसत क्या होता है? औसत होता क्या है, ये हम क्लास 6, 7, 8 में अपन पढ़ चुके हैं। औसत सिंपल से मैं बताना चाहूंगा आपको, राशियों का योग बटा अपन पढ़ चुके हैं। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये आप सभी पढ़ चुके हो छोटी क्लास का। अब हम बड़ी क्लास में 9th और 10th क्लास में आ चुके हैं। इसी औसत को हमने नाम दिया है, इसी औसत को माध्य कहा गया है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आपसे भी बताना चाहूंगा मैं, औसत जो होता है, जैसे कि आप कोई संख्या है 5, 3, 2, 7, 8, 4, यह संख्या। अब यदि आपको कहे कि इसका औसत ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल से मैं पहले आपको छोटी क्लास लेकर फिर आपको मैं बड़ी क्लास तक लेके जाऊंगा मैं। औसत अगर सिंपल का आप जो 6 क्लास में पढ़ते थे उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। औसत, अब इसका औसत ज्ञात करना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियां कौन सी? ये सभी क्या कहलाएगी? हमारी राशियां है, जिसको अपन राशि कहेंगे। अर्थात ये जो संख्या है, इस सब संख्या को अपन राशियां कहेंगे। तो हमें ये देखना है राशि कौन कौन सी राशि, ध्यान देना। 5 + 3 + 2 + 7 + 8 + 4 बट्टा। अब राशि संख्या राशियां कितनी है, इनको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं। तो यहां पर कितना आएंगे बट्टे में? 6। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने रिकॉल करना जरूरी है आपको, बेसिक स्तर से हम आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो ध्यान देना, अब राशियों का योग 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 29 बटा 6। अब 29 में 6 का अपन भाग देकर अपन औसत ज्ञात कर लेंगे, जो हमें प्राप्त 6 चौके 24, 6.8 छंग 48, ये आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इनका कितना औसत है? 6.8। अब ध्यान दो, ये 6.8 जो है वो, ध्यान देना, ये 6.8, इस बात को थोड़ा सा देखें आप, ध्यान दें इस बात को कि जो 6.8 जो हमें मिला, ये क्या कहलाता है? ध्यान देना इस बात को, ये 6। वो कौन है? हाँ, दोगड़ी मरी बन तो मेरा। आप सभी से निवेदन है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई संबंधी बात करें। दूसरी बात, अगर घरेलू बात हो रही हो तो आप उसको कृपया बंद कर दें। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो, दूसरों को डिस्टर्ब न करें। आपको यहाँ पढ़ाई जा रहा है, किसी प्रकार का कोई पिक्चर या नीति दिखाई जा रही है। और यहाँ पर स्टूडेंट के जो भी गार्जियन है उनसे निवेदन रहेगा, मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मौका दे, आपको आप भी देखें और स्टूडेंट को भी उसको पढ़ने दे। अब यहाँ पर देखिए 6.8 जो है, ये 6.8 जो है, इन संख्याओं को, ये जो संख्या है हमें प्राप्त हुई है, इन संख्याओं का बीच की एक संख्या है जो इस 6.8 से, ये जो सभी संख्या में प्राप्त हुई है, 6.8 जो संख्या एक ऐसी संख्या है जो इन सभी का सबसे छोटी संख्या। अगर इनको वापस पुनः हम आरोही क्रम में जमाएं, आरोही क्रम में जिस प्रकार देखिए, ध्यान दो, सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4, 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, ये सभी संख्याएं, इन संख्याओं का बीच की, ये जो 6.8 जो हमें प्राप्त हुई है, इन सभी संख्याओं के बीच ये यहां पर
बीच की संख्या को प्रदर्शित करती है, अर्थात केंद्र की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसलिए हम इसे अब क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की संख्या हो गई, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप संख्या कहेंगे। इसलिए हम इसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में अपन आगे पढ़ेंगे। किस प्रकार से अपन केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना आप सभी। हम केंद्रीय प्रवृत्ति में पढ़ेंगे, सबसे पहले माध्य पढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 1 पहले अपन को पढ़ना है माध्य। दूसरा अपन पढ़ेंगे माध्य का। तीसरा अपन पढ़ेंगे बहुलक। ये इन तीन तथ्यों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त, तीन के बारे में अपन पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंदर हमें 10th क्लास के अंदर जो आरबीसी बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत हमें इन तीन तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करनी है, प्राप्त करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या। तो आइए सबसे पहले अपन माध्य शुरू करते हैं कि माध्य को किस प्रकार से अपन पढ़े। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा माध्य। हम माध्य के बारे में पढ़े। मैंने आपको जैसे ही बताया अभी आपको कि माध्य होता क्या, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, औसत वही माध्य होता है। लेकिन अब हमें यहां पर माध्य किस रूप में पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान दें, एक जो हैगा हमें सिंपल सा, बिल्कुल जैसे पहले ही बताया है उसी प्रकार से, जैसे एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा आपको मैं, जैसे कि 7 3 4 2 8 का माध्य ज्ञात करो। इसका मैं माध्य ज्ञात, सिंपल ऐसे क्वेश्चन। तो उस समय किस प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे, ये सिंपल सा है माध्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसी प्रकार से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना, हम इसको हल करेंगे अपन। इसके लिए ध्यान देना, माध्य के लिए, माध्य को जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है एक्स बार से, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अर्थात औसत। ये जो बार ऊपर का चिन्ह लगा हुआ है ये औसत का सिंबल है, ध्यान देना। एक्स जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य जो है उसको प्रदर्शित करेगा, तो हमें ये प्रदर्शित करना है। तो हम इसका माध्य कैसे ज्ञात करें, सिंपल सा, बिल्कुल ही पहले हम फॉर्मूले सूत्र का उपयोग करेंगे, एक्स बार बट्टा, अब ध्यान देना ये विभिन्न सिंबल जो बड़ा में सिग्मा एक्स बट्टा, ये जो हम माध्य हैं इसके अंतर्गत ये है फॉर्मूला। अब ये जो सिंबल बनाए यहां पर इसको ध्यान देना, ये है सिग्मा, इसका अर्थ होता है योग, ध्यान, इस सिग्मा का अर्थ होता है योग। और यहाँ एक्स जो है, एक्स किसको प्रदर्शित कर रही है, यहां पर राशियों को प्रदर्शित कर रही है, संख्याओं को प्रदर्शित कर रही है। एक्स का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य है संख्याएं। ये जो एक्स है यहाँ पर ध्यान देना, ये जो एक्स है, एक्स का यहाँ पर अर्थ है राशियां। और एन जो है ध्यान देना, इसलिए एन, एन का अर्थ है कि राशियों की संख्या कितनी है, ये आपको पद बताई जा रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये प्रदर्शित कर रहा है। तो ये अपन को देखना है कि किस प्रकार से ये जो ज्वाइन किए हैं अभी, ये जो बार बार ज्वाइन और बार बार छोड़ रहे हो, क्लास लेफ्ट हो रहे हो, तो मैं पुनः वापस ज्वाइन नहीं करूंगा। तो इस बात को ध्यान रखें, एक बार ज्वाइन करने के पश्चात क्लास को कंटिन्यू रखें। ये दक्ष जो बार बार ज्वाइन हो रहा है और बार बार इधर आपको लेफ्ट हो रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, देखिए माध्य। अब इसका माध्य ज्ञात करना है।
आप कॉपी में नोट आउट करते रहे। आप नोटबुक लेके बैठे हैं, कॉपी में नोट करें इनको नोट्स के रूप में। यही आपका चैप्टर आपका होगा, ठीक है ना। दक्ष, दक्ष मेरी आवाज सुन रहे हो? दक्ष आवाज सुन रहा है मेरी? तो आप बार बार लेफ्ट और बार बार ज्वाइन होना, बार बार लेफ्ट न होए। चलिए ध्यान दें। अब हम इसको माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अब जो हमने क्वेश्चन दिया इसका माध्य कैसे ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल सा आसान तरीका है। फॉर्मूला हम लगा चुके हैं। उसके बाद में अपन लगाएंगे एक्स बार बराबर सिग्मा का अर्थ मैंने बताया, सिग्मा का अर्थ यहाँ पर क्या है, योग से, और एन का अर्थ यहाँ पर क्या है, संख्या से, कि एन बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितनी संख्या है उसमें। तो ये एक्स बार का अर्थ यहाँ पर माध्य से। तो हम ज्ञात करते हैं इसका 7, ध्यान देना, 7 + 3 + 4 + 2 + 8 बट्टा, ध्यान देना यहाँ पर सभी कि किस प्रकार से करना है। यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी जो मैंने बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ध्यान देना। गौरी समझ समझ में आ रहा है बेटा आपको? गौरी, गौरी आवाज आ रही है मेरी? चलो अब देखिए, ध्यान दे। अब ये जो संख्या आ गई है, अब इन संख्याओं को अपन ने लिख दिया 7 + 3 + 4 + 8 संख्या कितनी, 1 2 3 4 और 5, अर्थात यहाँ पर कितना आएगा, n बराबर हो गया 5। अब हमें बिल्कुल इनको योग करना है। 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24/5 बराबर। अब 24 का भाग 5 के अंदर, बिल्कुल सिंपल सी है स्थिति है, 5 × 4 = 20, 4 बार जाएगा पहले, 24 में से 20 गए 4 और 0.5, 8 × 5 = 40, 4.8, ये इसका हमें माध्य प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हमें एक सिंपल सी संख्या दी होगी तो हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपको औसत को, पहले मैंने बताया था कि छोटी क्लास में हम औसत पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में हम इसी को आगे बढ़ेंगे अपन। अब जो आएगा आगे, ध्यान देना, अब माध्य किस प्रकार से, अब जो माध्य, ध्यान देना सभी आप कि कैसे करेंगे अपन माध्य। हमारे पास बारंबारता सारणी बनी होगी, ये 9th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि बारंबारता सारणी क्या होती है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बारंबारता सारणी क्या होती है, आपको जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको बता जाऊंगा। मैं बारंबारता सारणी बनी होगी, वो एक तो वर्गीकृत फॉर्म में होगी, दूसरा अवर्गीकृत फॉर्म के अंदर होती है। वर्गीकृत और अवर्गीकृत फॉर्म के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ेंगे अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना। ध्यान दें सभी, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना। अब ये ध्यान दें किस प्रकार से अपन ये माध्य ज्ञात करेंगे, ये अपना टॉपिक रहेगा आज का भी का। हम सबसे पहले वर्गीकृत सारणी और अवर्गीकृत सारणी किस प्रकार से, थोड़ा सा इस बात को मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको कि वर्गीकृत सारणी कौन सी होती है और अवर्गीकृत सारणी कौन सी होती है। तो ध्यान दें, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर बताता हूं। मैं आपका एक बुक का क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूं। मैं एक किताब का क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक किताब का क्वेश्चन अपन लेकर शेयर करते हैं अपन, जिससे कि अपन बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे आपको पर्सनली कौन सी पर्सनली टॉपिक चल रहा है और कौन सा नहीं है, किस प्रकार से है, ये सब हम देखिए। ध्यान दें आप सभी, देखिए ये देखिए पर्सनली थेरापॉन्टिक, इस
के बारे में देखिए, ठीक है ना। इसके बारे में अपन को देखना है। तो 13.1 ये अपन को देखिए 13.1, इसके अंतर्गत ये जो दी गई है, ये देखिए पहला क्वेश्चन, पौधों की संख्या और ये ग्रहों की संख्या। ये जो यहां पर दिया गया है, देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये है वर्गीकृत। ध्यान देना इस बात को, ये जो संख्या है यहां पर, ये वर्गीकृत दिए गए है, इस बात को ध्यान दें। वर्गीकृत संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये जो दिया गया वर्गीकृत संख्या है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अवर्गीकृत संख्या। तो अवर्गीकृत संख्या किस प्रकार से होती है आपको बताता हूं मैं आपको। यहां पर सभी वर्गीकृत आपके क्वेश्चन दिए गए, मैं आपको वर्गीकृत अवर्गीकृत आपको बताता हूं मैं। तो ये सभी जो दिए गए इस प्रकार से, यहां पर 0 से 2, 2 से 4, ये सभी वर्गीकृत सारणी हैं, ध्यान दे, ये सभी वर्गीकृत सारणी है। अवर्गीकृत कौन से होते हैं आपको एक मैं टेबल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा मैं। ऐसे आप कक्षा 9 के अंदर आप पढ़ चुके हो अवर्गीकृत सारणी। हमने 9th क्लास के अंदर अवर्गीकृत सारणी भी बनी थी, बारंबार तो सारणी बनाकर हमने सॉल्व हल किया था। लेकिन यहां पर हमें वर्गीकृत सारणी पढ़नी होगी। लेकिन क्लास 9 का थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आपको मैं क्लास 10 पढ़ना। हाँ ये देखिए यहां पर प्राप्तांक केवल एक की संख्या लिखी हुई, 10, 20, 36, 40, 50, इस प्रकार संख्या। जबकि वर्गीकृत सारणी के अंतर्गत हमने वर्गीकृत, सभी आपको मैंने बताया वर्गीकृत सारणी के अंतर्गत अलग स्थिति होती है। तो ये क्या होती है ध्यान देना। जैसे आपको बताऊं मैं, वर्गीकृत सारणी के अंतर्गत यहां इस लिखा होता है 10 से 20, 20 से 30, डबल डबल इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो आपको यह ध्यान देना है, हाँ आपको ध्यान देना यह कि वर्गीकृत सारणी जो है, वो वर्गीकृत सारणी किस प्रकार से हम उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको ध्यान हो तो आपको बताया था मैंने कि ये अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वर्गीकृत सारणी। अवर्गीकृत, ध्यान देना, अवर्गीकृत के बारे में पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान लगा। एक पे क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं मैं कि वर्गीकृत किस प्रकार से होगी, अवर्गीकृत कैसे होगी। एक प्रश्न अपन हल, प्रश्न के माध्यम से इसको हल करेंगे अपन। तो इस प्रकार से देखिए, अब देखिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहां पर अपन बात करता हूं मैं, हाँ मान लीजिए किसी बगीचे के अंदर, यहाँ एक कोई संख्या है, संख्या अपन इसको मान लेते हैं, प्राप्तांक यहां पर मैं लिखता हूं प्राप्तांक, ठीक है। यहां पर बारंबारता उसकी बारंबार। अब हमें इसकी एक टेबल के माध्यम से हम अवर्ग सारणी उसके बारे में पढ़े। मान लीजिए संख्या प्राप्तांक 5, 7, 9, 11 और 13। इनकी जो बारंबारता है, बारंबारता हमें अलग अलग देखना, 2, 5, 3, 4,
2, ये बना। इसकी अवर्ग सारणी का माध्य क्या करना है, इसके लिए स्टेप क्या होंगे, सबसे बिल्कुल सिंपल से इसके लिए सूत्र जो होगा, फॉर्मूला हमारे पास होगा, सूत्र ध्यान दे, इसके लिए x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। इस बात को ध्यान रखें, ये फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा था, ध्यान देना, इससे पहले हमने पूर्व में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, ये पढ़ा था, हमें ध्यान देना इस बात को। देखिए सिग्मा एक्स बटा एन, इसको नोट डाउन भी करें, सिग्मा एक्स बटा एन। लेकिन अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बारंबारता सारणी के अंदर आ चुके हैं, तो हम बारंबारता सारणी के अनुसार हमारे पास अवर्ग सारणी मिलती है, तो अवर्ग सारणी के अनुसार हम, हमारे पास जब अवर्गीकृत या वर्ग सारणी आ जाती है तो ये अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसको करना कैसे, देखो ध्यान दो, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका, हम करेंगे कैसे, किस प्रकार से अपन काम ये हल करेंगे। इसको हल करने का आपको तरीका थोड़ा सा आपको देखना होगा, इसका तरीका अलग होगा, टेबुलेशन फॉर्म में दिए गए, तो टेबुलेशन फॉर्म में ही करना है। तो सबसे पहले एक टेबल यहां पर अपन क्रिएट करेंगे, अपन टेबल में क्रिएट करता हूं मैं, ध्यान दे सभी, यहां साइड में बढ़ा रहा हूं मैं टेबल एक, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। अब इसी टेबल को अपन आगे की तरफ बढ़ा देंगे, टेबल को आगे बढ़ेंगे, आगे किस प्रकार से, अब अपन हल करेंगे तो आगे इसी टेबल को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और इसी को ही अपन एक कॉलम और बढ़ा जाएंगे अपन इसी टेबल में। ये सारा काम टेबुलरेशन कार्य ही होगा। एक बात ध्यान रखें, ये सब आपको टेबल बनानी है आपको सभी को, बिना टेबुलेशन कोई काम नहीं करे यहाँ पर। आपको बिल्कुल पेन और स्केल की सहायता से ये टेबलें आपको क्रिएट करनी है। और सारणी हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें टेबुलेशन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। तो अब इसमें देखिए ध्यान दें, हमारे क्वेश्चन के अंदर हम यहां पर, अब देखिए ध्यान दो, ये जो है इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे और बारंबारता को एफ से, अर्थात फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और फिर इसको एफ इंटू एक्स। अब इन दोनों को गुणा करना है, 5 इंटू 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 10। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां पर 7 इंटू 5 कितने होंगे, 35। 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितने होंगे, 27। 11 इंटू 4 कितने होंगे, 44। 13 इंटू 2 कितने होंगे, 26। ये सभी हाँ अध्यक्ष बोलिए, हाँ अध्यक्ष बोले, हाँ अध्यक्ष बोलिए, आपकी प्रॉब्लम बोलिए, अध्यक्ष आपने हैंड रेज किया है, उसको बोलिए आप। हाँ हैंड रेज किया अध्यक्ष, हेलो अध्यक्ष, आवाज सुनी दे रही है आपको मेरी, चलिए देखिए उसके पास आवाज आएगी तब हम इसके पास चले जाएंगे। अध्यक्ष ने हैंड रेज किया कुछ क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, उसका कुछ डाउट है, हाँ अध्यक्ष बोलिए। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला ध्यान देना। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हमारे पास सूत्र है, ये सूत्र का उपयोग इसके अंतर्गत जब वर्ग सारणी बार बार सारणी इसमें काम है। अब ध्यान देना, इस सिग्मा एफ एक्स हमने ये एफ एक्स का योग कर चुके अपन, एफ एक्स का जोड़ कर दिया अपने।
अब सिग्मा एफ एक्स कितनी है इसकी टोटल करेंगे। सबसे पहले इसकी 10 और 35 कितने होंगे, 45, 45 और 27, ध्यान देना इसमें, 45। हाँ दक्ष बोलिए, आपका क्या आपका क्वेश्चन था, आपका दक्ष बोले आप। हाँ, हम यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स ज्ञात हुए, 10 और 35 कितने, 45, 45 और 27, ये हो गए हमारे पास 72, 72 और 44, ये हो गए 116, 116 और 26, ये हो गए हमारे पास 142। तो इसकी टोटल कितने आ गए हमारे पास, 142। और यहाँ पर सिग्मा एफ इसकी टोटल करनी है, 5 और 2 7, 7 और ये इतने लेट ऐड हो रहे हो भैया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 2 16, इसकी टोटल हमारे पास आ चुकी है 16। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसका मान ये, हाँ दक्ष बोलिए, दक्ष आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो। हाँ गौरी, आपका क्वेश्चन पुटअप है तो क्वेश्चन पुटअप करे गौरी, और ये चलिए देखो, हैंड रेज अगर क्वेश्चन पुटअप है तो आपका क्वेश्चन करें आप, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना आ चुका है, 142 बटा सिग्मा एफ कितना आ चुका है, 16। 142 में अपन 16 का भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 8.87, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमें जो है इसका आंसर हमें मिल जाता है। ये हमने आज पढ़ा है अवर्गीकृत बारंबार।